चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय में जिस चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, क्लास 11 का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर आप सबको पता है भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के माने 12 बजे रात को हमारा देश औपनिवेशिक सत्ता से क्या हुआ, मुक्त हुआ, बाहर निकला। तो प्रश्न ये कहता है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कैसी थी? गलत सही? तो एक बात तो यहां पर आ गया कि 15 अगस्त 1947 को एक दिन पहले भारत कैसा था। इस बात को जानने से पहले एक बात और जानेंगे कि भारत उपनिवेश किसका था। तो भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का। किसका था? इंग्लैंड को ब्रिटेन और यूके के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटेन और यूके के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न है, बिठा लो ना, साथ लेके चल जाना। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन कहो या यूके कहो या इंग्लैंड कहो के दास्ता से हमारा भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। तो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा। तो मन में एक प्रश्न होगा कि अर्थव्यवस्था कहते किसे। पहला प्रश्न आपके मन में एक आएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो आप लिखोगे अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा ढांचा है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा ढांचा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी काम को करता है और अपने जीविका को चलाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, एक तंत्र है जिस तंत्र में सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार किसी न किसी काम को अवश्य करता है। गलत कि सही? मैं शिक्षक हूं, पढ़ाता हूं, किसान है, खेतीबाड़ी करता है, जो उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, अच्छा शिक्षा जिनके अंदर है, डॉक्टर, इंजीनियर आदि सेवाओं में लगा हुआ है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार संसार का सभी लोग, गलत कि सही, किसी न किसी काम को करता है। गलत है कि नहीं करता है? उसी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? ये बात तो जान गए। तो फिर प्रश्न आपसे पूछेगा अर्थव्यवस्था का काम क्या है। अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है या काम क्या है? क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था के दुइयों मुख्य काम है। ये अर्थव्यवस्था के मुख्य काम कितने हैं? 2 हैं। पहला काम क्या है? तो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना। लोगों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहला काम क्या है कि लोगों के आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु व सेवा का क्या करना। हर इंसान की जरूरत अलग अलग है। तो इंसान के जरूरत को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, उनकी इकोनॉमी को, उनके इनकम को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के वस्तु या सेवा का क्या करना,
ये अर्थव्यवस्था का क्या है? फंक्शन है, काम। दूसरा काम क्या है? तो लोगों को रोजगार प्रदान करके जीवन स्तर के ऊंचा उठाना। दूसरा काम क्या होगा? रोजगार का सृजन करके क्या करना? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। प्रश्न है रोजगार का सृजन, सृजन का होता है निर्माण। तो रोजगार का सृजन अगर अर्थव्यवस्था में होती है तो रोजगार का सृजन होगा तो आपको आय की प्राप्ति होगी। आय की अगर यदि आपको प्राप्ति होती है तो आप अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए या अपने जरूरत के सभी चीजों पर अपने इनकम को इन्वेस्ट करोगे। गलत सही? तो हर दृष्टिकोण से आपका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। फिर प्रश्न होगा तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। पहला टॉपिक होता है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था की संरचना या, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वहां के लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के काम को किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते? सभी अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के काम को किया जाता है, लेकिन उन सभी प्रकार के काम को 3 वर्गों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था के ढांचा को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। पहला कौन है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कौन है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के ढांचा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मन में होगा प्राथमिक क्षेत्र क्या है? नया बात नहीं है, आप लोग पहले से जानते हो। कृषि और उससे संबंधित क्रिया को, कृषि और कृषि से संबंधित क्रिया को हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से, उद्योग और व्यापार से संबंधित क्रिया को, और जितने प्रकार के रोजगार हैं, चाहे वो रोजगार सरकारी हो या गैर सरकारी, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? मतलब इसके उदाहरण क्या हो गया? कृषि व संबंधित क्रिया। गलत कि सही? यहां क्या होगा? उद्योग व व्यापार। यहां सरकारी व गैर सरकारी सेवा। अब इसमें उदाहरण तो आप जान गए ना, कृषि में क्या होगा कि पशुपालन भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा। आज छोटे छोटे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसमें आ जाएगा, जैसे टोकरी बनाना, चटैया बिनना। ये नहीं कि उद्योग भी यहाँ आ जाएगा, वो यहीं पर आएगा। इस बार पूछा था प्रश्न कि टोकरी बनाना कौन क्रिया है, या पूछा था इसमें कौन प्राथमिक क्रिया के उदाहरण है। उसमें जो भी ऑप्शन था सब द्वितीय को तृतीय का था। एक टोकरी बनाना था। टोकरी बनाना भी एक उद्योग में ही आता है, लेकिन उसको हम द्वितीय क्रिया में न रख करके, क्योंकि किसान खेती बाड़ी करके भी अपने जरूरत के अनुसार अपने लायक टोकरी छैटा बना लेता है, गांव में देखने को मिलता है। तो चटैया बीन लेता है, रस्सी बांट लेता है। चटैया बीनना, रस्सी बांटना, टोकरी बनाना, दौड़ी बनाना, डगरा बनाना, सुपली बनाना, ये सब जो काम है प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा? शामिल होगा। तो अर्थव्यवस्था के संरचना को, अर्थव्यवस्था के ढांचा को 3 वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। इस बात को आप लोग क्या हो गए? जान गए। अब मूल बात आते हैं पाठ पर
कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कैसी थी। क्या मतलब, यहां पर एक प्रश्न आ गया नया मेरे सामने। आजादी के समय, अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत, आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कैसी थी, का स्वरूप कैसा था, इसी बात को पढ़ना है। तो बता दें आपको कि आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की अनेक सारी विशेषताएं थी। इसमें पहला था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। क्या था? उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। अब उपनिवेशी का परिभाषा भी उम्मीद है एक आध बच्चा छोड़ के सब जानता ही है। उपनिवेशी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो हमारी अर्थव्यवस्था थी, लोग इंडियन थे, लेकिन यहाँ पर शासन किसी अन्य देश का था, और वो जो शासन कर रहा था अपने हित को ध्यान में रखकर कर रहा था। उसके शासन करने के ढंग से हमारे देश के लोगों को किसी प्रकार का फायदा, ये उसकी परिभाषा होती है। मतलब इसको अच्छे शब्दों में कहा जाए तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें हमारे भारत पर किसी अन्य देश का आधिपत्य था, और वो यहाँ का शासन अपने देश के हित के लिए चलाता था। तो यह प्रश्न पड़ जाएगा कि बार बार उपनिवेश कह रहे हैं, तो उपनिवेशवाद है क्या या साम्राज्यवाद क्या है? नहीं। तो जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई संपन्न देश अपने से कमजोर लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, कमजोर हो, निर्धन हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधन क्या हो? प्रचुर मात्रा में। तो जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई कमजोर देश, सॉरी ताकतवर देश अपने से कमजोर लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न या परिपूर्ण देश पर अपना अधिकार जमा लेता है और वहां के संसाधनों को अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए प्रयोग करना शुरू कर देता है, उसी को हम कहते हैं उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद। तो आजादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कैसी थी? उपनिवेशी थी। मतलब अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया था, जर्जर बना दिया गया था। दूसरा अर्ध सामंती। दूसरी विशेषता क्या थी? अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। अर्ध सामंती क्या होता है? पहले तो जान लो कि सामंत होता क्या है। सामंत को जान लोगे तो अर्ध सामंती भी आपको समझ में आ जाएगा। सामंत मतलब होता जमींदार। क्या था? जमींदार। मतलब अंग्रेजों के शासन काल में भले ही शासन का संचालन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, जैसे कि इतिहास में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि भारत पर अंग्रेजों ने 1757 से 1947 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि अंग्रेज आ गया था 1608 में, लेकिन 1757 से पहले अंग्रेज भारत में एक कंपनी व्यापार करता था। केवल क्या करता था? भारत के राजनीति से, भारत के सामाजिक दशा से उसका कोई लेना देना। लेकिन 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। चर्चा करेंगे पार्ट 10 इतिहास में हम लोग। तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। पलासी की इस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। पुनः 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित कर देता है। परिणाम क्या होता है कि दिल्ली के जब राजा को पराजित कर देता है बक्सर की लड़ाई में, इलाहाबाद के संधि के द्वारा उसे अपना पेंशन भोगी बना देता है। तो 1757 से भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चल गई।
अब वह दीवान बन गया, यहाँ का राजस्व भूमि का लगान वसूलने का क्या बन गया, मालिक बन गया। लेकिन 1757 से 1947 की जो अवधि है यह पूर्ता है लगभग 190 वर्ष। मेरा बात यहाँ समझना है पहले आप, इसके बाद आपको जो भी कमेंट करना हो कर सकते हैं। 190 वर्ष पूर्ता है। इस 190 वर्षों के शासन काल को हम दो भागों में बांटकर पढ़ाते हैं बच्चों को। 190 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? या इंग्लैंड का शासन था। 190 वर्षों के इंग्लैंड के शासन को दो वर्गों में विद्वानों ने बांटा है। पहला BIEC और दूसरा महारानी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1757 से 1857 तक, माने पलासी के लड़ाई से लेकर सिपाही विद्रोह तक भारत का सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। कंपनी अपने हित के लिए ही केवल काम करती थी, गलत से। लेकिन 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, बोलिए, गलती लिख दिया हूं, BE, हाँ हाँ BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 100 वर्षों का काम समय हुआ, लेकिन 100 वर्षों में इतना ना शोषण किया, भारतीयों को सताया कि भारत के लोग क्या हो गए, उग्र हो गए। इस 100 वर्षों के काल में कंपनी ने भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोण से कमजोर बनाने का प्रयास किया। इसका परिणाम क्या हुआ? लोग उग्र हो गए और इसका परिणाम हुआ कि सैनिकों ने जिस क्रांति की शुरुआत किया था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह का रूप धारण कर लिया, सिपाही विद्रोह हो गया। इस बात का खुलासा हुआ। महारानी समझी कि अगर और अधिक दिनों तक इंडिया को अपने कब्जे में रखना है तो कंपनी के हाथ में से शासन को क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद एक आयोग बना था, पील आयोग। और पील आयोग, एक बताएंगे आपको आगे, पील आयोग बना था। उस आयोग ने रिपोर्ट दिया, कई व्यवस्था बदला और 1858 में एक एक्ट आया। 1858 में एक्ट, नाम उसका वही है। उसमें महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटेन की महारानी का शासन चलता था। और इंग्लैंड के संसद में जो कानून बनते थे वो कानून भारत पर लागू, लेकिन यहाँ कंपनी का कानून चलता था और यहाँ पर ब्रिटेन के संसद। इसलिए इधर बड़ा करप्शन हुआ, यहाँ पर सुधार शुरू हो गया। 58 के बाद सुधार हो गया। लेकिन फिर भी महारानी तो हर जगह जाएगा नहीं। हम लोग सीधे नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री, उनको आलोचना कर देते हैं, लेकिन रियल में कमी हमें भी है भाई। वो तो भेजते हैं गांव में, लेकिन गांव में जो करने वाले मुखिया वार्ड होते हैं, लोकल प्रतिनिधि, वो बेईमानी कर लेते हैं। अब सीधा कर उनको देखना चाहिए ना। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो रही, तो जिम्मेवार बनता है कि नहीं सरकार की कमी है। सरकार की क्या कमी? मुखिया कहला है बेल धुकने के लिए बना हुआ है। उसका काम केवल घोटाला थोड़ी ना करना है, कमीशन लेना थोड़ी ना है। वह गांव का जनप्रतिनिधि, उसका काम है जाके विद्यालय में देखना कि पढ़ाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, शिक्षक डेली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हेड मास्टर को कहता है हमको भी सालाना 1 लाख रुपया दीजिएगा, पैसा दीजिएगा। सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये स्थिति, ये है, रियलिटी यही कहानी है। एक विद्यालय में एक समिति बना हुआ है, शिक्षकों से वो कमीशन लेते हैं। शिक्षकों देखता है कितना बता दे, जब कमीशन देवेगा तब पढ़ाए क्यों भाई? गलत से गांव के लोग भी बेईमान हैं, हमारा उससे की मतलब है? तुम एक देश के आदर्श नागरिक हो, तुम्हारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, 1 अरब 35 करोड़ लोगों की सरकार है। तुम भारत के एक आदर्श, तुम भी उस कमी को देख सकते हो। अगर वह गलती करता तो आवाज उठा सकते हो, गलत से। क्योंकि उस विद्यालय में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ते हैं। यहाँ तक क्या है कि नाम रहता है सरकारी में पढ़ता है, प्राइवेट हम पहले देखे जाओ, बहुत गरीब का पढ़ता है, जिसकी स्थिति इतनी खराब है कि सोचने का मौके नहीं मिलता है, तो विरोध क्या करेगा वो? अर्ध सामंती मतलब जमींदारी प्रथा थी, और जमींदारी प्रथा के साथ साथ कुछ पूंजीपति लोग थे
ये पूंजीपति लोग जमींदार का ठेकेदारी ले लेते थे और ठेका सुन लेते थे। मतलब जमींदारी प्लस पूंजीवाद को सम्मिलित रूप से हम अर्ध सामंती के नाम से, जमींदार प्लस पूंजीवाद दोनों का बोला वाला था अंग्रेजों के काल में। गलत सही, तो दोनों के सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पूंजीवाद। और अंग्रेजों के शासन काल में लगान वसूलने की 3 प्रणालियां थी अलग अलग इलाका में। पहला था स्थायी बंदोबस्त, क्या नाम था, कर्नवालिस से जुड़ा हुआ है क्या जी प्रियंका, लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में लागू किया था, इसे कर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा था 1792 में गौर लागू हुआ दक्षिण भारत में, रैयतवाड़ी। आपको हम पढ़ाएंगे 10 पाठ में, ये सब हिस्ट्री में, लेकिन सब जुड़ा हुआ बात है। कहने के लिए इकोनॉमिक्स है, लेकिन इकोनॉमिक्स रियल में है नहीं, ये भूगोल और हिस्ट्री का मिला जुला रूप है आपका 11 का इकोनॉमिक्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में लागू हुआ था। और एक व्यवस्था और थी, महलवाड़ी व्यवस्था, 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू, यहाँ इसको मुनरो ने लागू किया था, कैप्टन मुनरो, इसको लॉर्ड वेलेस्ली। 3 व्यवस्था थी, लेकिन तीनों व्यवस्था इतना शोषकपूर्ण थी कि किसान का किसी में भला तोड़ना पड़ा। तीसरा, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता क्या थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, राइट, गलती बोल रहा हूं ना। कुषाण काल में भारत की समृद्धि दुनिया ज्यादा बढ़ गई कि भारत की सोने की चिड़िया कहलाने लगा। अंग्रेज आया तो भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे लूटा, ऐसे हाथ दोहन किया कि एक विद्वान लिखते हैं, अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति पर एक विद्वान लिखते हैं कि अंग्रेज भारत में स्पंज की तरह काम कर रहा था। किसके तरह, स्पंज मतलब पनसोखा, रुई वाला, कि भारत के संसाधन रूपी धन को चूस लेता है, सोख लेता है, आज जाकर टेम्स नदी में गाड़ देता है, क्योंकि लंदन टेम्स नदी के किनारे। और धन, इंडिया का धन कैसे इंग्लैंड की ओर प्रवाह हो रहा था, इस पर विचार सबसे पहले भारत के महान उद्योगपति, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत के धन के निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया, दादा भाई 1868 में। कहा था उस समय भारतीयों के वार्षिक आय मात्र 20 रुपया था, 20 रुपया ना, ब्याज बढ़ा दिया। हाँ, ये बात थी। पिछड़ी अर्थव्यवस्था कैसी थी, पिछड़ी थी। अब कहिएगा सर पिछड़ने के पीछे कारण क्या था, तो पिछड़ने के पीछे कारण यह था कि भारत में साक्षरता दर अत्यंत कम था। पिछड़ने के पीछे पहला कारण कि भारत में साक्षरता की बात करते हैं तो मात्र 17% लोग उस समय पढ़े थे। सोच लो, जहां 100 में 83 लोग पढ़ा लिखा हो ही नहीं है, क्या जानेगा लोग। जन्म दर, पिछड़ने का एक और कारण था ऊंची जन्म व मृत्यु दर। अंग्रेजों के काल में भारत का जन्म दर भी ऊंचा था, मैंने बच्चा भी बहुत पैदा लेता था, लेकिन कुपोषण के कारण, बार बार पड़ने वाले अकाल और महामारी के कारण मैक्सिमम बच्चा क्या होता था, मर जाता था। एक अनुमान है कि आजादी के समय भारतीयों का औसत उम्र था 32 वर्ष, अभी तो लगभग 69.9 वर्ष। आजादी के समय भारतीयों का औसत उम्र कितना था, मतलब 95% लोग 32 साल की उम्र में मर जाता था। बीमारी मृत्यु के लिए व्यवहार नहीं होता है, संतुलित आहार कुपोषण आपके मृत्यु के जिम्मेवार बनता है।
आप देख लो, थोड़ा छोटा सा अपने गांव में जाके देखिए, तुम किस परिवार से बिलोंग करते हो हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम अपने गांव में जाके देखो, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जिसके परिवार में गरीबी है, बच्चे को संतुलित तो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, वह बच्चा 20 साल में ही महसूस होता है 35 पार कर गया होगा। सही बोल रहा हूँ? जैसे हमको देखोगे तो लगेगा 60 साल का सर पार कर गए होंगे, लेकिन मैं 60 साल के डॉक्टर को देखो, ये तो अभी जवान हो रहा है। सलमान खान को देखो उदाहरण। हम लोग को फील, जब हम लोगों से डेरा उम्र का कम से कम होगा ही, लेकिन हम लोग को भी फील किए हुए। तो क्या है खान पान का, हम लोग केवल भात दाल तरकारी ठूस लेते हैं पेट में। सही तो सब्जी कहाँ खाते हैं, तरकारी खाते हैं। क्या नहीं रंजन, गलती बोल दिया मैं, सब हंस दिया। टाइट हो गया, पेट भर गया। जबकि नियम कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए कि अपने दैनिक आहार का 40% फ्रूट से होना चाहिए। 2% नहीं होता है। यहाँ तो आप लोगों को देखने के लिए बड़का बड़का बॉल जलाना पड़ता है, उनके कुपोषण का शिकार सब है। नहीं तो अगर आज देखो किसी जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जहाँ जिसके घर में खान पान का लेवल बढ़िया है, लगेगा चेहरा लाल लाल है, उजला नहीं होगा, तो लगता है सब जगह खूने खूने हैं। यहाँ लगता है कि आप लोग आलू के रखेना वो सील देते हैं, वो सब हो गए, आप लोग चौकट गया है बच्चे लोग। आलू और मकई की सोयाबीन की सब्जी खाते हो। स्टूडेंट लाइफ है, क्या हो गया? तो यह भी स्टूडेंट लाइफ सबके लिए है, लेकिन हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नहीं, बड़ा मुश्किल से पिताजी 3000 रुपया तुमको भेजते होंगे महीना खर्च के लिए। कभी कभी कहते बुआ मैनेज करना लेते क्या? गलती बोला हुआ। तो यहाँ जन्म दर भी ऊंचा था और मृत्यु दर भी ऊंचा था। निम्न नागरीय आबादी, आजादी के समय देश का लगभग 16% लोग ही नगर में रहता था। कितना परसेंट? हालांकि आज लगभग 32% पहुंच गया है। 32%, अभी भी बहुत कम है। कुछ राज्य में तो 100% है, लेकिन हम एवरेज की बात कर रहा हूं ना। तो पिछड़े होने के ये सब जिम्मेवार है। गलत के सही। तीसरी विशेषता, आर्थिक रूप से गतिहीन विशेषता। चौथी जो विशेषता हम देंगे, आर्थिक रूप से गतिहीन। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा की मदद, आर्थिक रूप से क्या था? गतिहीन। मतलब आप लोग की चाल की तरह 4 कदम आगे 3 कदम पीछे, जहां के तो हमें रुके। पेंडुलम वाली घड़ी के समान ऊपर नीचे, उससे आगे बढ़ता ही नहीं था, गतिहीन हो गई थी। विकास करता ही नहीं था। क्यों नहीं करता था? कल कारखाने थी, सड़कें थी। गलती की सही। शासन व्यवस्था भी था, प्रशासनिक ढांचा भी था, खेती बाड़ी भी होते थे, लेकिन फिर भी क्या था? गतिहीन था। क्यों गतिहीन था भाई? देखना पीछे रीजन था भाई। चारों को बेटा चारों कमाएगा, बाबूजी के हाथ में देगा तब ना बाबूजी आगे बढ़ेंगे। चारों कमा के अपना फल में घर वाले के हाथ में धराएगा, कभी करेगा? वो तो निजी विकास होगा ना उसका। तो अंग्रेज ने भारत में कारखाना लगाया, रेल बनाया, संचार साधनों का विकास किया, परिवहन के साधनों का विकास किया, कृषि के विकास के लिए काम किया, लेकिन जो सरप्लस होता था लेके इंग्लैंड बहुत होता था। कितना विकास करेगा? वो पैसा इंडिया में लगेगा तब ना। तुम बहुत कमाओ, अब पैसा की जमीन में गोहिया में धके गाड़ दो, ढकना उगना में धके नहीं, तो देश विकास नहीं करेगा। लेकिन अपने कमाई का सब पैसा बैंक में रख दो, देश का विकास होगा, क्योंकि बैंक उस पैसा से किसी न किसी कारोबार में लगाती है। तो आमदनी होता था, देश को लाभ होता था, ऐसे में बचत भी होती थी, लेकिन वह बचत का रुपया
अपने देश में निवेश न होकर के इंग्लैंड में चल जाता था। बात समझ गए? और भारतीयों को उतना ही मजदूरी दिया जाता था जिसे वह अपने अधिकतम नहीं, न्यूनतम से भी न्यूनतम आवश्यकता को, भोजन की आवश्यकता कर सके। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों के पोशाक के बारे में लिखते हैं कि पुरुष कमर में लंगोटा और माथा पर केवल अंगोछा रखता था। गांव के लोग समझते अंगोछा माने गमछा, और महिलाएं केवल केवल एक लुंगी पहना करती थी, बाकी संपूर्ण शरीर यूं ही उसका खुला हुआ रहता था। आज जूता चप्पल किसे कहते हैं ये तो पता ही नहीं। ये गरीबी थी। तो वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी औकात है, नहीं पहनते हैं। कुछ लोगों को जीने का तरीका है कि वो जमीन पे क्या सच में उसे खरीदेगा। क्या गलती बोला? उन लोगों का अपना स्टाइल है, जीने का तरीका है, अब उस सोचेगा होगा हो भी नहीं करेगा। अब हो गया, उसके बाद क्या हुई? घिसी हुई अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की पांचवी जो विशेषता थी वो यह थी, क्या थी? घिसी हुई अर्थव्यवस्था। बार बार होने वाले युद्ध घिस गया था। कैसे घिस गया था? तो अंग्रेज बार बार अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, संसाधनों को लूटने के लिए किसी न किसी से हमेशा युद्ध लड़ते थे, और भारत के लोगों को सिपाही के रूप में भर्ती करके युद्ध में ले जाया करते थे। बलजोरी नहीं जाके मार देता है, नहीं गया, लेकिन केवल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध नहीं ना, उसके अलावा कई बार युद्ध हुए हैं। अब युद्ध में तो घर के केवल यंग मैन 15 साल से लेकर 60 साल तक जाएगा, और 15 से 60 वर्ष के लोगों को कार्यशील कहते हैं। लड़ाई में क्या जरूरी नहीं कि लौट के आए करेगा। लड़ाई में जितना जाते हैं उतना लौट के नहीं आते हैं, उससे कम ही लौट के आते हैं। तो जो मारा वो कार्यशील न मर गया, तो कमानी वाला मर जाएगा, तो उस घर का स्थिति कैसे हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा ना। तो बूढ़ों की संख्या ज्यादा थी, बच्चों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन कार्यशील जनसंख्या क्या थी उस समय? कम थी। देख लो, तुम मिला लो किसी के घर में जिसके परिवार में कमाने वाले कम हो, खाने वाले ज्यादा, उस परिवार कभी तरक्की नहीं करेगा। और जिसके घर में कमाने लायक सब लोग हो गया है, सब कमाइयो रहा है, कमाने वाला हो कमाए भी करे तो क्या बढ़ेगा? हमारा नाम काम भादल तकारी मिले तो हम पहले कमाई देगी। ये जमींदारों की स्थिति यही है आजकल हमारे समाज में कि बाप दादा कमाली में देखला कि मिलिए रहा है, मोबाइल खर्चा इजी के लिए बाबूजी पैसा दिए दे रहे हैं, सुबह शाम भरपेट मिलिए जा रहा है, भात दाल तरकारी, दोपहर में या शाम में तक का चाय बिस्कुट नाश्ता मिलिए जाता है। तो रोड पर बउआ के डस्ट उस गर्दन लगाने की जरूरत मुझे क्या है? गलती नहीं बोला, सही बोला। इसलिए जमींदार लोग आज जमीन बेच करके हाँ क्या करेगा? तो कमाए तो घिस जाएगा ना उसकी स्थिति। तो प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था क्या होता? घिस गया था। युद्ध करता, युद्ध का जो खर्च होता इंडियन पर लाद देता। एक तो जवान मर गया, अब खर्च ला दिया तो दब रहा था। हमारी सामर्थ्य 10 केजी ढोने का, माथा पर 20 केजी वजन कर लेंगे तो हमारा पैर आगे बढ़ पाएगा क्या? घिस गई थी अर्थव्यवस्था। उस पर विच्छेदित अर्थव्यवस्था। छठी विशेषता क्या थी? विच्छेदित। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय व्यवस्था क्या था? विच्छेदित हो गया, टूट गया। भले ही कहने के लिए हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, लेकिन हमारी आजादी क्या थी? अधूरी थी, खंडित आजादी थी। गलती की सही? क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 से पहले भी भारत से बर्मा अलग हो चुका था। गलती की सही? म्यांमार जिसे कहते हैं भारत का हिस्सा था, अलग कर दिया अंग्रेजों ने। अफगानिस्तान अलग कर दिया। सही बोल रहा हूं ना? 47 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान दूगो बना। 2 पाकिस्तान बना 47 में। एक भारत के पश्चिम में सीधे पाकिस्तान, एक भारत के पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, इसको हम बांग्लादेश कहते हैं।
सूती कपड़ा का उत्पादन करने वाला सारा मिल रह गया इंडिया में। जूट का सामान बनाने वाला सारा मिल कहां रह गया? और जूट और कपास का उत्पादक सारा क्षेत्र पड़ गया पाकिस्तान के कब्जा में। तो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था विच्छेदित, तो टूटी हुई अर्थव्यवस्था मिली। देश मिला, लमहर ताला लगा कर दिया, लेकिन पेटी खोला तब पेनिएगा, तब पेटी में पेन नहीं सामान रख सके। बनिया घर दिया, लेकिन दीवार में कोने दीवार में प्लास्टर पॉलिश नहीं था। उसने जो सामान लगा सबका इतना ज्यादा प्रयोग कर लिया था कि उसमें बिना कुछ इन्वेस्ट किए चलने वाला नहीं था। जैसे कुछ लोग को अरे सेकेंड हैंड बढ़िया गाड़ी धरा गया है, सेकेंड हैंड पर भरोसे हमको नहीं आता। वो कैसे चलाया था? जल्दी सही चलाया तो ठीक से चलाया या रफ तरीका से चलाया? उसके सामान पार्ट पुर्जा खत्म हो गए होंगे तो उसको खरीदोगे तो बिना 10-5 हजार लगे तुम चलाने लायक, और हमेशा 2-4 हजार ठूसते रहो। सही बोल रहा हूँ। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान से सेकेंड हैंड में भरोसा नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मेरे ख्याल से अंग्रेज ने दिया तो जरूर, लेकिन जर्जर बना के दिया। कलखरान लगाया था, लेकिन 20 साल इतना चला लिया कि मशीन के बॉल बेरिंग पुराना, बिना में कुछ नया चेंज करने को उपाय नहीं था। सड़क बनाया था, लेकिन इतना धंगा गया कि सब जहां तहां गड्ढा उठा हो गया था, खखोर दे था। उसके बाद निर्भर अर्थव्यवस्था थी। 7वीं विशेषता क्या थी? निर्भर अर्थव्यवस्था। आजादी में लिखा है निर्भर। हम अपने हर जरूरत के लिए, मुझे अपना संविधान बनाने नहीं आता था, शिक्षा का लेवल कम था, मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, गलती की सही, तो हम अपने हर जरूरत के लिए किस पर निर्भर थे? अंग्रेजों पर निर्भर थे। न कृषि के औजार थे, न कृषि के उपकरण थे, न उन्नत किस्म का बीज था, न उन्नत किस्म का रासायनिक उर्वरक था, न कोई टेक्नोलॉजी था। कुछ भी लेना हो, आजादी हो गए तो कभी रूस का मुंह देखते थे तो कभी अमेरिका का मुंह देखते थे। अलग बात है कि आज हम इस मुकाम पर विज्ञान के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। एक समय था कि जब रूस का पैर पकड़ने गए कि एक हमरो सेटेलाइट आकाश में भेज दो। सही बोल रहा हूँ? बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद भेजा, सेटेलाइट की बात बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन आज इंडिया ने ऐसा रॉकेट बना लिया है कि विश्व के कई देशों के रॉकेट को भेज रहा है, अपना सेटेलाइट को रॉकेट पर रख के भेज रहा है। एक बार हम कभी उसके पैर पड़े कि भाई मेरा एक क्या जी आर्यभट्ट को भेज दो। आर्यभट्ट कलिका का नाम था। लेकिन आज हमारे रॉकेट पर विश्व के कई देशों को मिलाकर के 116 को एक बार लोड कर दिया, सबको पहुंचा दिया। सबसे सस्ता में, इतना सस्ता को पहुंचा भी नहीं करता। अमेरिका डुप्लीकेट बनाया या सही मैं नहीं जानता हूं कि चांद पर पहुंच गया, और भारत ने अपने चंद्रयान 2 को वहां गिराने का प्रयास किया जहां अमेरिका सोच नहीं सकता था। कहता असफल हो गया। अरे असफल इसलिए जो सोचना नहीं वहां तक आगे बढ़ गया इंडिया। सब कहता है कि बहुत पीछे रह गया ना, बहुत आगे बढ़ गया बिहार में, भारत मेरा। गूगल चैलेंज देता है कि किसी का औकात है हमारी बग खोज लेने का। हमारे एक बिहारी कहता है बेटा तुम्हें है कभी, चैलेंज मत दो बिहारी को। 52 सेकंड के लिए हैक कर लिया अपने बिहार के बेगूसराय के एक नौजवान। क्या तुम्हें भी बग है, तुम में भी गलती है, तुमको भी 1 सेकंड में गायब कर सकते। हाँ, 3,66,00,000 का पैकेज दिया है और वहां बग पर इसका नाम दिया है। ये कर, हाँ उसको शामिल कर लिया है गूगल। तो ऐसी अर्थव्यवस्था से निर्भर थी, लेकिन लगभग अब ठीक होते गया है। अब है और भी बात है, तो क्या अंग्रेजों ने कुछ दिया कि नहीं दिया? किसी ने लुटिए के लेके चले गया? दिया सर, आजादी तो वही दी नहीं, वो तो बात नहीं हो गई। ये केवल नकारात्मक बात पड़े हैं। थोड़ा सा कुछ सकारात्मक बात पेशी कर आना उचित नहीं है। कुछ सकारात्मक बात देख लिया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने क्या दिया? तो पहला बात कि पहले जो हमारा कृषि था वो केवल जीवन निर्वाह कृषि था। गलती की सही? पहला फायदा यह दिया कि कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया।
क्या हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। मतलब ये नहीं कि केवल भात चावल और गेहूं अपने खाने के लिए उगाओ, बेचबो करो, क्योंकि खेती बाड़ी से भी अच्छा इनकम प्राप्त किया। तो कृषि का व्यवसायीकरण किया। दूसरा क्या किया, तो आधारभूत संरचना का विकास दिया। दूसरा चैप्टर चल रहा है। हाँ हाँ, क्या हुआ, आधारभूत संरचना का क्या हुआ, विकास हुआ। आधारभूत संरचना मतलब देश के विकास करने के लिए जो कुछ जरूरत की चीज है, जैसे सड़क चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, रेल चाहिए। शायद अंग्रेजों का शासन नहीं होता तो आज तक इतना रेल में आगे नहीं बढ़ते रहते। आपको बता दे कि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, उस समय हमारे भारत में लगभग रेल लाइन की लंबाई करे तो 54,000 किलोमीटर के आसपास थी, और आजादी के लगभग 70 साल हो गए और मात्र आज हमारे यहाँ 65,000 किलोमीटर ही रेल है। 11,000 किलोमीटर तो बढ़वे किया है, ज्यादा नहीं बना। कहां बढ़ा, 70 साल में। अंग्रेज 90 साल में 54,000 किलोमीटर दे दिया। 1853 में शुरू हुआ, 1947 में गया तो लगभग हो ना 85-90 साल, 54,000 किलोमीटर लंबा रेल लाइन बिछा दिया। लेकिन हम आजाद हो गए, किसी के नियंत्रण में नहीं है, दबाव में नहीं है। देश के लिए डेवलपमेंट करो, जनता विरोध नहीं करेगी। तो घोटाला कर दो, इसलिए जनता विरोध करती है। विकास पर जनता विरोध है। तो ये 70 साल में मात्र 11,000 किलोमीटर बचता नहीं है। मतलब विकास की गति अंग्रेज के काल से भी थोड़ा पीछा है, गलती किसे। तो अंग्रेजों ने आधारभूत संरचना का विकास कर दिया और उसी के सहारे आज तक देश टिका हुआ है। ये जो 70 साल में चाहे कांग्रेस की राज हो या भाजपा का राज हो, तो क्या बड़का उपलब्धि बना के दिखाया। भाइयों बहनों, एक बार मौका दो, एक बार मौका, फिर तो दो बार, तीसरा। उत्पादन तकनीक का आगमन, नई उत्पादन तकनीक का आगमन हुआ। एक और बात हुआ, नई उत्पादन तकनीक का आगमन। अंग्रेज नहीं आता तो अपने यहां वही हथकरघा चरखी चलता। क्या अंग्रेज आया तो धागा बनाने वाला हो, रुई धुनने वाला हो, क्या कपड़ा बुनने वाला हो, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी वाला मशीन लाया। तो उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसके बाद आधुनिक बैंकिंग, बीमा कंपनी, अंग्रेजों का शासन का प्रभाव पड़ा। बैंकिंग, बीमा, ये सब अंग्रेज का देन है। अगर अंग्रेज नहीं आता तो शायद बैंकिंग प्रणालियां जितनी विकसित नहीं हुई होती, बीमा प्रणाली इतना विकसित नहीं हुआ रहता, और निजी लोगों का अर्थव्यवस्था में प्रवेश। तो अंग्रेज ऐसा नहीं कि केवल लूट के ले गया, बल्कि अंग्रेज कुछ दे के गया, और उसी के बल पर आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये रहा आज का क्लास, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा दुर्दशा क्या थी। तो केवल निगेटिव बात ही इसमें था, लेकिन कुछ बात हमने पॉजिटिव की चर्चा किया है।